शिवपुर नाम के गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई मोहन सोनार था। वह सोने चांदी के गहने बनाता था। उसकी नगर में अपनी दुकान थी। और दूसरा भाई माधव बहुत ही गरीब था। वह लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। वह अपने छोटे भाई माधव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अरे माधव, कहाँ जा रहे हो? और सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। इतनी तो लकड़ियां बेच ही देता हूँ जितने में मेरे परिवार का गुजारा हो सके। आप कैसे हो भैया? बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बीमार पड़े मेरे दुश्मन। मुझे नगर में अपनी दुकान भी तो संभालनी होती है ना, इसलिए मेरे पास तुम्हारे जितना वक्त नहीं होता। तुम्हारा क्या है? तुम तो सिर्फ लकड़ियां बेचते हो। तुम्हारे और मेरे व्यापार में धरती आसमान का फर्क है। अब देखो ना, नसीब नसीब की बात है। कहने को तो हम सगे भाई हैं, लेकिन कहां मेरे सोने चांदी का व्यापार और कहां तुम्हारा लकड़ी का व्यापार। तुम दूर दूर तक मेरी बराबरी नहीं कर सकते। भैया, मैं आपकी बराबरी करने के बाद भी नहीं कर रहा। मेरा व्यापार जैसे भी है मेरे लिए ठीक है। मैं अपने परिवार का गुजारा कर लेता हूँ। मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं, ना ही मेरे नसीब से कोई शिकायत है। मेरे नसीब में जो लिखा है मुझे तो वही मिलेगा ना। नसीब तो कर्मों से बनता है माधव। मुझे लगता है शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं आज इतनी सुख भरी जिंदगी जी रहा हूं। देखो ना, कहां तुम्हारी झोपड़ी और कहां मेरा आलीशान घर। माधव, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में भी बहुत अंतर है। तुम लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हो और इसी में समाधानी हो, लेकिन मेरी सोच बहुत दूर तक है। जबकि तुम अपने परिवार को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही दे पाते हो। बाकी मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास एक अपने भविष्य के लिए 1 रुपया भी होगा। खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तुम तो बस अपनी पत्नी और बच्चे का 2 वक्त का पेट ही भर लो। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। चलो अब मैं चलता हूं, मुझे काफी काम है। दुकान भी जाना है। माधव बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। वह अपने बड़े भाई की किसी भी बात को अपने मन से नहीं लगता था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक सुशील नाम का एक बेटा था। माधव रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बेचने चला जाता। माधव का जीवन इसी तरह से चल रहा था। एक दिन माधव का बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है। माधव की पत्नी गीता माधव से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने घरेलू सारे उपाय करके देख लिए, कोई असर ही नहीं कर रहा। दिन ब दिन इसका बुखार बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए उसे आराम मिल जाता है, लेकिन फिर इससे बुखार चढ़ जाता है। मुझे लगता है हमें हमारे बच्चे के लिए कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ गीता, लेकिन गीता, शहर में अस्पताल में पैसे बहुत लगते हैं। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के इसका इलाज कैसे हो पाएगा। आप कुछ तो कीजिए, कहीं से भी पैसे लेकर आइए, लेकिन हमें इसका इलाज करवाना ही होगा। मुझे यह सोच सोच के डर लग रहा है, अगर हमने इलाज के लिए देरी कर दी और कुछ अनर्थ हो गया तो।
नहीं नहीं, इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। हमारा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने भैया से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? उनके पास तो किसी बात की कोई कमी नहीं है, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। आप जाइए ना, देर मत करिए। आप जेठ जी से पैसे लेकर आइए। हाँ गीता, तुमने सही कहा। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर माधव मोहन के घर जाता है। तब मोहन की पत्नी माधव से कहती है, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, वह दुकान गए हैं। कुछ काम है, मुझे बता सकते हो? मैं उन्हें कह दूंगी। भाभी, सुशील की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे हमें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाभी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। हे भगवान, देवर जी, आपके पास अपने इकलौते बेटे का इलाज करवाने तक के लिए पैसे नहीं है। छी छी, लालत है आपकी जिंदगी पर। बेचारा सुशील, उसकी किस्मत भी कितनी फूटी है जो उसने तुम्हारे घर में जन्म लिया। मैं तो भगवान से दिन रात बच्चों की कामना करती थी, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी और तुम जैसे के घर में एक बेटा दे दिया, जबकि तुम लोग एक बेटे तक को नहीं पाल सकते। अरे, इतनी किस्मत से बेटा मिला है तो उसे अच्छे से पालना सीखो, उसे अच्छे से रखो, अच्छा खाना खिलाओ। जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा खिला दिया होगा, तभी तुम्हारे बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो गई है। अगर अपने बच्चों को पाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? भाभी, मेरा बच्चा भी तो आपके ही बच्चे की तरह है ना। मदद कर दीजिए भाभी, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। अरे, अपनी बदकिस्मत संतान को मेरे गले क्यों बांध रहे हो? वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे भैया आएंगे तब मैं उनसे बात करके देखूंगी। मदद कर दीजिए ना भाभी, भैया को तो बहुत देर लगेगी। भैया तो शाम को आएंगे, तब तक मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाएगी। भैया तो अक्सर घर में ही पैसे रखते हैं, आप उनमें से दे दीजिए ना भाभी। अरे, अजीब जबरदस्ती है। और तुम क्या हमारे पैसों पर नजर रखते हो? ये ठीक बात नहीं है देवर जी, अपने हद में रहो। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम्हारे भैया शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, तो तुम शाम को ही आना। अभी जाओ यहाँ से। माधव निराश होकर वहां से लौट जाता है और एक जगह जाकर सोचता है, अब क्या करूं? भाभी ने तो मना कर दिया और ऊपर से मुझे इतनी कड़वे बोल भी सुना दिए। क्या मुझे इतना सब सुनने के बाद भैया से पैसे मांगने चाहिए? नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूं। मुझे अब मेरे स्वाभिमान को नहीं, मेरे बच्चे की ओर देखना होगा। चाहे मुझे भैया भी गाली क्यों ना दे, लेकिन मुझे उनसे जाकर पैसे मांगने होंगे। मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी भैया की दुकान पर जाता हूँ। माधव यही सोचकर मोहन की दुकान पर जाता है। माधव को अपने दुकान के बाहर देख मोहन सोचता है, यह यहाँ क्यों आया है? क्योंकि इसकी औकात तो है नहीं, ये सोने चांदी के जेवरात खरीद सके। जरूर पैसे मांगने ही आया होगा। बिरजू, एक काम करो, दुकान के बाहर जो आदमी दिख रहा है ना, उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि यह कोई खरीदारी करने नहीं आया है, बल्कि मेरा नुकसान करवाने आया है। इसे कह दो कि हम बहुत व्यस्त हैं, उसे अभी नहीं मिल सकते। अभी यहां से चला जाए आप। जी मालिक, अभी उसे रोकता हूं। ए, तुम अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? क्या काम है? मुझे भैया से मिलना है। इस दुकान के मालिक से मैं उनका भाई हूँ। हमारे सेठ जी अभी बहुत व्यस्त है, तुम्हें दिख नहीं रहा अंदर कितने ग्राहक हैं। अभी काम का समय है और हमारे सेठ जी काम के समय में किसी से नहीं मिलते। अभी जाओ यहां से। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मुझे उनसे अभी मिलना है। मुझे अंदर जाने दो।
अरे मैंने कहा ना, एक बार में कहीं बात समझ नहीं आती क्या? अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो सेठ जी मुझे ही चिल्लाएंगे। मैंने कहा ना, वह काम के समय किसी से भी नहीं मिलते, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है भाई, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। जब ग्राहक चले जाएंगे तब मैं उनसे मिलूंगा। माधव बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दुकान के सभी ग्राहक चले जाते हैं। तब माधव मौका देखकर अंदर चला जाता है और मोहन से पैसे मांगता है। भैया, बहुत देर हो गई है। गीता मेरा बहुत देर से इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। भैया, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। देखो माधव, मैं अपने काम में रिश्तों को नहीं लाना चाहता। मेरा काम मेरे लिए भगवान है और मैं किसी के लिए काम के साथ समझौता नहीं कर सकता। अभी तुम मेरी दुकान पर खड़े हो तो इस वक्त तुम मेरे भाई नहीं, मेरे लिए मेरे ग्राहक की तरह हो। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज है? कोई सोने की चीज हो तो लेकर आओ, उसे रख, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपका भाई हूं, आपका ग्राहक नहीं। आप मुझे तो बिना किसी चीज के पैसे दे सकते हो ना। भैया, आपको मुझ पर यकीन नहीं? मैं वादा करता हूं भैया, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो माधव, अगर मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद कर दी तो कल को दूसरे भी लोग यही कहकर पैसे ले जाएंगे। और मैंने कहा ना, इस वक्त तुम मेरी दुकान पर खड़े हो तो मेरे लिए एक ग्राहक ही हो। अगर यही बात तुमने घर पर कहीं होती तो शायद मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद कर देता, लेकिन इस वक्त तुम मेरे दुकान पर खड़े हो। मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता। बदले में तुम्हें मेरे पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी होगी। और आजकल का जमाना बहुत उल्टा हो गया है। आजकल किसी के ऊपर ऐसे ही भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चाहे अपना हो या पराया। माधव को यह सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने बेटे के कारण मजबूर होता है। वह मोहन से कहता है, ठीक है भैया, गीता के सोने के झुमके मैं आपके पास कल गिरवी रखता हूँ। फिलहाल मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं अभी घर जाकर झुमके लेकर आऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। अभी के लिए पैसे दे दीजिए, मैं कल आपके पास झुमके दे जाऊंगा। अरे माधव, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने कहा ना, मैं ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। मैं अपनी काम के वक्त पर रिश्तों को बीच में नहीं लाता। एक काम करो, तुम बिरजू को अपने साथ लेकर जाओ। मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूं और बिरजू के हाथों तुम वो झुमके भिजवा दो। ठीक है भैया, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं बिरजू को अपने साथ लेकर जाता हूँ। आप फिक्र घर मत कीजिए, मैं उसके हाथ झुमके भिजवा दूंगा। फिर मोहन माधव को पैसे दे देता है। माधव बिरजू को लेकर अपने घर जाता है और उसे बाहर ही खड़ा कर गीता से कहता है, गीता, तुम्हारे पास सोने के झुमके थे ना, वह लेकर आओ। बाहर एक आदमी खड़ा है, उसके पास गिरवी रखना है। मैंने झुमकों के भरोसे ही उस आदमी से पैसे लिए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने किससे पैसे लिए? मैंने तो आपको भैया के पास भेजा था। माधव मन ही मन सोचता है, मुझे गीता से यह बात छुपानी होगी कि यह झुमके और किसी ने नहीं, मेरे भैया ने ही गिरवी रखने के लिए मांगे हैं, क्योंकि यह सुन गीता को बहुत बुरा लगेगा कि मेरा भाई होकर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे गीता, वह भैया घर पर नहीं थे और मैं दुकान पर भी गया था, वह दुकान में भी नहीं थे। अगर वहां मुझे मिल जाते तो झुमके देने की नौबत ही नहीं आती। शायद किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं दूसरे सोनार के यहाँ गया था। उन्होंने ही इस आदमी को मेरे साथ भेजा है। तुम अब देर मत करो,
वह बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं दे देती हूँ। और जल्दी से चलिए, सुशील को अस्पताल ले जाना है। फिर माधव अपने बेटे सुशील को अस्पताल लेकर जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे इसकी तबीयत तो बहुत खराब है, लगता है काफी दिनों से बीमार है। तुम्हें इससे पहले ही अस्पताल लेकर आना चाहिए था। तुम जैसे माँ बाप के लापरवाही की वजह से ही छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं अपने ओर से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ईश्वर की मर्जी है। माधव बहुत चिंता में पड़ जाता है और मंदिर जाता है। भगवान के सामने बोलता है, भगवान, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? अगर मेरे कुछ कर्म बुरे रहे भी होंगे तो मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को क्यों दे रहे हो? उसकी क्या गलती है? वह तो नादान है, छोटा बच्चा है। उसे इतनी तकलीफ मत दो भगवान, उसके सारे दुख दर्द मुझे दे दो। अगर उसे कुछ हुआ तो गीता और मैं जी नहीं पाएंगे। हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, बस एक मेरा बेटा ही है। आप उसे भी हमसे छीन लेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा बेटा हमारी जिंदगी है। उसे बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। चाहे उसके बदले मुझे जितना भी दुख देना है दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं आपको मानना छोड़ दूंगा। कभी आपके दर पर कदम नहीं रखूंगा। मेरी नजर में आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। कभी आपके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। पहले और आखिरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूं, मेरे बच्चे को बचा लेना प्रभु। डॉक्टर साहब सुशील का इलाज करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और थोड़े ही दिन में सुशील पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देख गीता और माधव बहुत खुश हो जाते हैं। सुशील अपने घर लौट आता है। हमने जो पैसे उधार लिए थे वह तो अस्पताल में खर्च हो गए। अब हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और इतने दिनों तक अस्पताल में रहने की वजह से आप तो लकड़ियां भी नहीं बेच पाए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो गीता, अब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सुशील की वजह से मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं आज से ही लकड़ियां बेचने जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर आता हूँ। माधव को जंगल में एक मुर्गी दिखाई देती है। माधव उसे देख सोचता है, अरे ये मुर्गी किसकी है और ये जंगल में क्या कर रही है? एक काम करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इसका मालिक आता ही होगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहां कोई नहीं आता तो माधव सोचता है, लगता है ये लावारिस है, नहीं तो अब तो कोई ना कोई आ चुका होता। अगर मैं इस जंगल में छोड़ देता हूं तो जंगली जानवर इसे खा लेंगे। नहीं नहीं, एक काम करता हूं, इसे अपने घर पर लेकर जाता हूं। ऐसे भी ये मुझे अंडे देने के काम तो आ ही जाएगी। अंडों को बेचकर मुझे थोड़े तो पैसे मिल ही जाएंगे। यही सोचकर माधव मुर्गी को अपने घर लेकर जाता है। और दूसरे दिन सुबह माधव देखता है कि मुर्गी ने एक सोने जैसा दिखने वाला अंडा दिया है। माधव और गीता यह देख बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सुनिए जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है? ये कैसे हो सकता है? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? पता नहीं गीता, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। यह अंडा तो सोने जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ गीत, इस अंडे को ले जाकर भैया के पास जाता हूँ। भैया इसे देखकर पहचान लेंगे कि सोने का है भी या नहीं। अगर सोने का निकला तो इसे बेच आता हूँ, हमें इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। भगवान करें ये अंडा सोने का ही निकले। हाँ, अब सोच क्या रहे हैं?
जल्दी जाइए, देर मत कीजिए, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी इस अंडे को लेकर जाइए। माधव वह अंडा लेकर अपने भाई मोहन के दुकान पर जाता है और मोहन को वह अंडा दिखता है। मोहन वह अंडा देख तुरंत पहचान जाता है कि वह सोने का है। अरे, यह अंडा तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो सोने का है। सच भैया, आप सच कह रहे हैं? यह सोने का ही अंडा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया। भैया, इसकी जितनी कीमत होती है आप मुझे अपनी उधारी काट कर वह कीमत दे दीजिए और गीता के झुमके भी वापस दे दीजिए। हाँ, वह तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास ही अंडा आया कहाँ से? भैया, कल मैं एक मुर्गी लेकर आया था, उस मुर्गी ने ही अंडा दिया है। क्या बात कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकते हैं? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह सच है। यह अंडा उसी ने दिया है। ये सुन मोहन सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब माधव के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और ये सोना भी ऊंचे दर्जे का सोना है। ऐसा सोना तो मेरे दुकान पर भी नहीं होता। अगर वह मुर्गी ऐसे ही सोने के अंडे देती रही तो यह माधव तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसके पास तो बहुत पैसे आ जाएंगे, यह बहुत धनी बन जाएगा। हमारे पूरे गांव में भी इसके जितना धनी कोई नहीं होगा, और फिर यह बहुत घमंड में आ जाएगा और मुझे नीचा दिखाने लगेगा। नहीं नहीं, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं काम करता हूं, इसे इसके आधे से भी कम दाम देता हूं। वैसे भी इस बेवकूफ को क्या पता चलेगा? यह तो किसी और सोनार के पास तो जाने से रहा। अगर उस मुर्गी ने अंडा दिया अभी तो यह मेरे ही पास आएगा, मुझे ही अंडा बेचेगा। मैं इसे आधे से भी कम दाम देता हूं। मैं भी देखता हूं यह कैसे अमीर बनता है। अगर यह मुझे ऐसे ही अंडा बेचता रहा तो मैं इसके भरोसे बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बनाकर बेचूंगा, और इतने ऊंचे दर्जे के सोने के लिए मुझे दाम भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले 500 रुपए दे सकता हूं। भैया, सोने के बदले यह पैसे मुझे कुछ कम लग रहे हैं। अरे माधव, तुम नहीं जानते आजकल सोने का भाव कम चल रहा है, और वैसे भी यह इतने अच्छे दर्जे का सोना नहीं है। इससे तो मुझे भी बहुत कम मुनाफा होगा। अगर तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है तो तुम जाओ, दूसरे सोनार के पास जाकर बेच आओ। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे आप पूरा यकीन है। भला मैं अपने भाई की दुकान छोड़कर किसी और के पास क्यों जाऊंगा, क्योंकि वह मेरे साथ धोखेबाजी कर सकते हैं। आप नहीं, मैं तो दूसरों को जानता भी नहीं, तो पता नहीं वह मुझे इसके इतने भी दाम देंगे भी या नहीं। जितने भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दीजिए। मोहन ये सुन बहुत खुश हो जाता है और माधव को 500 रुपए दे देता है। माधव खुशी खुशी हो पैसे लेकर घर चला जाता है। गीता भी बहुत खुश हो जाती है। बहुत दिनों बाद माधव के घर में खुशियां आती है। बहुत दिनों बाद माधव के घर में खुशियां आती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और मुर्गी फिर से सोने का अंडा देती है। माधव वह अंडा लेकर मोहन के दुकान पर जाता है और मोहन उसे फिर से 500 रुपए देकर अंडा रख लेता है। एक दिन मोहन के मन में ख्याल आता है। मुझे एक बात याद आई। एक दिन एक तांत्रिक ने कहा था कि अगर कहीं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाए और मैं उस मुर्गी का कलेजा पकाकर खा लूं, तो रोज सुबह उठने के बाद मुझे सोने का अंडा मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, माधव को थोड़ी और लालच देकर उससे वह मुर्गी खरीद लेता हूँ।
और फिर उसे मुर्गी को पकाकर मैं उसका कलेजा खा लूंगा। फिर मुझे रोज सुबह एक सोने का अंडा मिलेगा। मैं आज ही माधव से बात करता हूं और मुझे उससे यह बात छुपानी होगी, नहीं तो कहीं वही मुर्गी को पकाकर ना खा जाए। फिर जो अंडा मुझे मिलना था वह उसे मिलता रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि माधव के पास पैसे आए, वह अमीर बने। यह मैं नहीं देख सकता। वैसे भी वो कम दिमाग वाला बेवकूफ है। मैं उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लूंगा और ज्यादा लालच दे दूंगा। वह मुझे अपनी मुर्गी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर मोहन माधव के घर जाता है। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माधव, सब ठीक है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया था। तुम्हारे फायदे की ही बात है। माधव, तुम्हारी मुर्गी कभी कभी अंडा देती है और तुम मेरे पास हमेशा अंडा बेचने आते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ये मुर्गी ही मुझे क्यों नहीं बेच देते? मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा। हर बार थोड़े थोड़े पैसे ले जाने से अच्छा है तुम मुझे एक बार में ही अच्छी खासी रकम ले लो। उसके बाद तुम अपना एक नया मकान बना सकते हो, अपने लिए कोई व्यापार शुरू कर सकते हो। एक एक अंडा बेचोगे तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा तुम एक बार में ही मुझसे पैसे ले लो। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने सही कहा भैया। सचमुच आप मेरे बारे में बहुत सोचते हो। ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर मैं एक एक अंडा बेचूंगा तो मेरे पास रुपए जमा होने में बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं एक बार में ही पैसे ले लूं तो मेरा घर भी बन जाएगा और मैं अपना व्यापार भी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे आपकी योजना बहुत पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपको यह मुर्गी बेचने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात? बहुत अच्छे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने दिमाग से काम लिया है। अब देखना तुम्हारी कैसे तरक्की होती है। माधव यह सुन बहुत खुश हो जाता है। फिर दूसरे दिन मोहन एक बैग में माधव को पैसे देता है। इतने सारे पैसे देखकर माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गीता भी बहुत खुश हो जाती है। सचमुच आखिरकार ईश्वर ने हमारी तरफ देख लिया। इतने सालों बाद आज हमें यह खुशी मिली है। हमारे दुख भरे दिन अब खत्म हो गए हैं। सुनिए जी, अब हम खुद का एक बहुत अच्छा मकान बनवाएंगे और हमारे सुशील को अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिलवाएंगे। अब हमारा भी खुद का व्यापार होगा। हाँ गीता, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। सालों बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। यहाँ मोहन उस मुर्गी को पाकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, आखिर मैंने जैसा सोचा था वैसा हो ही गया। अब मैं इस मुर्गी को पकाकर खाऊंगा। उसके बाद रोज मुझे एक सोने का अंडा मिलेगा। मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुमने इतने सारे पैसे उस माधव को क्यों दे दिए? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? एक मुर्गी के बदले भला कोई इतने पैसे देता है? और वैसे भी यह मुर्गी किस काम की है? छाया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैंने क्या किया है। यह मुर्गी हमारे बहुत कम आने वाली है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तुम इस मुर्गी को पका दो और मुझे दो। मां, जल्दी करो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। मैं इसे पकाकर खाना चाहता हूँ। तुम सचमुच पागल हो गए हो? क्या तुमने इसलिए यह मुर्गी खरीदी है कि तुम इसे पकाकर खा सको? और इसके बदले में तुमने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद उस माधव को दे दी? तुम्हारे जितना बेवकूफ आदमी तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। तुम ज्यादा जबान मत चलाओ। तुमसे जितना कहा है उतना करो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें कल सवेरे मिल जाएंगे। तब तुम्हारी बोलती बंद ना हुई तो मुझे कहना।
फिलहाल मैं जो कह रहा हूं तुम उतना करो और आज के दिन का इंतजार करो। कल सवेरे होते ही तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। तुम्हें कल समझ आ जाएगा कि बेवकूफ मैं हूं या वह माधव। तुम्हारी बातें तो मेरे पल्ले पड़ने से रही। ठीक है, मैं पका देती हूँ। छाया उस मुर्गी को काट कर पकाने के लिए रख देती है और दूसरे कामों में लग जाती है। तभी वहां पर माधव का बेटा सुशील आ जाता है और बोलता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है बड़ी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अभी जाकर बड़ी माँ से पूछता हूँ। सुशील रसोई में जाता है लेकिन वहां छाया नहीं होती। सुशील सोचता है, बड़ी माँ तो यहाँ पर नहीं है। एक काम करता हूँ, खुद ही देख लेता हूँ कि इसमें क्या पक रहा है। घर जाकर माँ से भी यही कहूँगा कि मेरे लिए यही बना दे। सुशील बर्तन का ढक्कन हटाकर देखने लगता है तो उसमें मुर्गी का मांस पक रहा होता है। सुशील उसमें कड़ची से उठाकर देखता है तो मांस के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। ये देख सुशील डर जाता है। अगर बड़ी माँ ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसे खा लेता हूँ। अरे, ये ढक्कन खुला कैसे है और ये नीचे कैसे गिरा? मुझे लगता है जरूर ये किसी बिल्ली का काम है। छाया उसमें देखती है तो कलेजी का टुकड़ा नहीं होता। वो घबरा जाती है। हे भगवान, लगता है बिल्ली खा गई। अब क्या करूं? इन्हें पता चलेगा तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करती हूँ, कसाई के पास जाकर कलेजी का मांस लेकर आती हूँ। इन्हें थोड़ी पता चलने वाला है कि ये कलेजी किसी और मुर्गी की है। वैसे भी इन्हें कलेजी खाने से मतलब है। छाया ऐसा ही करती है और पकाकर मोहन को दे देती है। मोहन बड़े ही चाव से खुश होकर खा लेता है और फिर रात हो जाती है। सब सो जाते हैं। सुबह होने के बाद मोहन अपने पास सोने का अंडा ढूंढता है। उसे कहीं नजर नहीं आता। बहुत परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अंडा मिल जाना चाहिए था। मैंने तो उस मुर्गी की कलेजी खाई थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? आप क्या ढूंढ रहे हैं? इतने परेशान क्यों हैं? मोहन छाया को सारी बात बताता है। छाया को यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? अगर इन्होंने मुझे पहले बताया होता था तो मैं रसोई में से बाहर जाती ही नहीं। अब क्या करूं? वो कलेजी तो बिल्ली खा गई। अब उस बिल्ली को भी कहाँ ढूंढूं? और तो और मैंने उसे देखा भी नहीं कि वो सचमुच बिल्ली थी भी या नहीं। इन्हें तो पता ही नहीं है कि इन्होंने जो कलेजी खाई थी वह उस मुर्गी की थी ही नहीं। अगर इन्हें सच पता चला तो यह तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने क्या क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। मैं पूरी तरह से लूट गया। इसका मतलब उस तांत्रिक ने झूठ बोला था। भगवान करे कीड़े पड़े उसे। उसने मुझे बर्बाद किया है। झूठा ढोंगी कहीं का, तड़प तड़प के मरेगा। उससे मेरी हाय लगेगी। अब जाने दीजिए, शायद हमारे नसीब में ही नहीं होगा। आप उस तांत्रिक को इतना दोष मत दीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ माधव के घर सुशील के पास ही सोने का अंडा पड़ा मिलता है। गीता सोने का अंडा देख बहुत चौंक जाती है। माधव से कहती है, ये अंडा हमारे घर कैसे आया? हमने तो वो मुर्गी बेच दी थी। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं गीता, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। मुर्गी बेचने के बाद हमारे घर पर ही सोने का अंडा आया तो आया कैसे? और फिर अगले दिन सुबह भी यही होता है।
सुशील के पास दूसरे दिन भी सोने का अंडा मिलता है। यह देख माधव और गीता सोच में पड़ जाते हैं। है भगवान, यह कैसी लीला है, यह कैसा चमत्कार है। मुर्गी बेचने के बाद भी हमें रोज सोने के अंडे मिल रहे हैं। गीता, तुमने एक बात देखी, हमें रोज सवेरे एक सोने का अंडा मिल रहा है, लेकिन वह भी सुशील के पास। लगता है भगवान ने हमारे सुशील पर कृपा की है। हमारे सुशील की वजह से ही हमें रोज सोने का अंडा मिल रहा है। एक काम कीजिए, आप यह भी अंडा बेच कर आइए। नहीं गीता, फिलहाल हमारे पास पर्याप्त धन है। हमें अभी अंडे बेचने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करते हैं, कुछ दिन अंडे इकट्ठा करते हैं, फिर एक बार में ही बेच कर आऊंगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। माधव अब आलीशान घर में रहने लगता है। माधव के पास बहुत अंडे इकट्ठा हो चुके हैं। माधव वह लेकर मोहन की दुकान पर जाता है। मोहन इतने सारे अंडे देख बहुत चौंक जाता है और माधव से पूछता है। माधव से सारी बात बता देता है। फिर मोहन सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? जो मेरे साथ होना चाहिए था वह इसके बेटे सुशील के साथ कैसे हो रहा है? कहीं सुशील ने तो वह कलेजी नहीं खाई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह तो मैंने खाई थी। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। छाया तो मुझे बताने से रही। मुझे सुशील से ही पता लगाना होगा। माधव, तुम ये अंडे मेरे पास ही रख दो। मेरे पास फिलहाल अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, आप कल पैसे दे देना। माधव ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और मौका देखते ही मोहन सुशील से पूछता है तो सुशील उसे सारी बात बता देता है कि उसने उनके घर पर ही मांस के टुकड़े खाए थे। यह बात सुन मोहन को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब छाया ने मुझे जो मांस पका कर दिया था इस मुर्गी का था ही नहीं, यानी मुझसे झूठ बोला। वही तो मैं माया सोचूं कि मुझे सोने के अंडे क्यों नहीं मिले। अब क्या करूं? मुझे कुछ और सोचना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोहन के यहाँ एक आदमी आकर बोलता है। अरे, तुमने सुना है हमारे यहाँ जो महाराज है उनकी बेटी की शादी है और वह अपने बेटी के लिए सबसे उत्तम दर्जे के सोने के गहने बनाने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छा सा सोना हो तो तुम उन्हें जाकर बात कर सकते हो। अगर तुम्हें गहने बनाने के लिए मिल गए तो राजा तुम पर खुश होकर मैं बहुत कुछ दे सकता है। ये बात सुन मोहन के मन में लालच जाता है और मोहन मन ही मन सोचता है, बहुत अच्छा मौका है। मेरे पास तो माधव के दिए हुए अंडे हैं और वह भी बहुत उत्तम दर्जे के सोने के हैं। मैं काम करता हूं, उनसे गहने बना देता हूं। मुझे यकीन है महाराज को यह गहने और यह सोना बहुत पसंद आएगा और फिर खुश होकर वह मुझे बहुत कुछ देंगे। मोहन महाराज के पास जाकर बोलता है, महाराज, मेरे पास बहुत उत्तम दर्जे का सोना है, ऐसा सोना जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं। मैं उस सोने से आपकी बेटी के लिए गहने बनाना चाहता हूं। कृपया करके मुझे इसकी इजाजत दे और मुझे मौका दे। मैं वादा करता हूं, गहनों को देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं। याद रहे, गहने बहुत अच्छे और ऊंचे दर्जे के होने चाहिए। मोहन ये सुन बहुत खुश हो जाता है। फिर मोहन ऐसा ही करता है और बहुत सारे गहने बना देता है और एक पोटली में भरकर राजा के पास लेकर जाता है। राजा जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें गहने नहीं, मिट्टी होती है। ये देख राजा को बहुत गुस्सा आता है। मूर्ख कहीं के, ये क्या है? तुम हमसे मजाक कर रहे हो? गहने कहाँ है? तुमने मुझे मिट्टी थमा दी है।
तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक करते? ये देख मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह कैसे हो सकता है? सोना मिट्टी कैसे बन सकता है? महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बहुत अच्छे आभूषण बनाए थे। यहाँ आकर वह मिट्टी कैसे बन गए मैं नहीं जानता। मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी, पकड़ लो इसे। और मोहन को पकड़कर बंदी बना दिया जाता है। और यहाँ माधव और अंडे लेकर मोहन के पास जाता है तो देखता है उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है। फिर माधव दूसरे सोनार के पास जाता है तो वह सोनार सोने के अंडे को देख बहुत खुश हो जाता है और माधव को उसकी बहुत अच्छी कीमत देता है। ये देख माधव बहुत चौंक जाता है। इसका मतलब भैया ने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। यह सोना तो बहुत ऊंचे दर्जे का है और सोने का भाव भी बहुत ज्यादा है। भैया ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। मैंने भैया को समझने में गलती कर दी। इसका मतलब वह चाहते ही नहीं थे कि मैं उनसे आगे जाऊं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माधव को एक आदमी आकर मोहन के बारे में बताता है कि मोहन को राजा ने बंदी बना दिया है। माधव घर जाकर गीता को सारी बात बताता है। गीता बोलती है, उनके साथ तो यही होना था। ये उनके कर्मों की सजा है। उनके कर्म ही ऐसे थे जो उन्हें ऐसी सजा मिली। गीता, मुझे लगता है मुझे भैया को छुड़ाकर ले आना चाहिए। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, शहर में जाकर जौहरी से अच्छे अच्छे आभूषण बनाकर लाता हूँ। महाराज को देकर मैं भैया को छुड़ा ले आऊंगा। फिर माधव ऐसा ही करता है और गहने लेकर महाराज के पास जाता है और महाराज उन गहनों को देख बहुत खुश हो जाते हैं। ये गहने तो बहुत अच्छे हैं। हमने आज तक ऐसे गहने नहीं देखे। हम तुम्हें इसका बहुत अच्छा इनाम देंगे। महाराज, मुझे नाम नहीं चाहिए। इनाम के बदले आप मेरे भाई मोहन को छोड़ दीजिए। उससे जो गलती हुई मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझे इनाम के बदले में मेरे भैया दे दीजिए। अच्छा, तो मोहन तुम्हारा भाई है। खैर कोई नहीं, उसने हमारे साथ बहुत घिनौना मजाक किया था। हमें गहनों के नाम पर मिट्टी दी थी, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं और हम तुम्हें इनाम में बहुत सारा धन भी देंगे। ये सुन माधव बहुत खुश हो जाता है। फिर मोहन को छोड़ दिया जाता है। मोहन माधव से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे सही गलत का ज्ञान ही नहीं था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसकी सजा दी है, इसलिए तो वह सोना मेरे हाथ आकर मिट्टी बन गया, क्योंकि मैं इसी लायक हूं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा।